हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि फ्रेंड सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कथन फर्स्ट कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि तर्क आर है कि बच्चों में विकास के सभी आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो ए है समीपदामुख सिद्धांत, बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत एंड डी है एकरूपता का सिद्धांत। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास जो होता है सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत वह होता है सिर से पैर की ओर तक होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या करता है? ए है परिपक्वता, बी है पाड़, सी है अनुकूलन एंड डी है सामाजिकरण। तो आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को जो संदर्भित करता है वो है परिपक्वता यानी मैचुरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो ए है इसमें, फर्स्ट है इसमें परिपक्वता, सेकंड है अनुबंधन एंड थर्ड सजा नहीं एंड फोर्थ है क्रिया एंड फिफ्थ जो है वो सामाजिक अनुभव। ये जो है ये कारक जो होते हैं ये संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? तो ए है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बी है बच्चे ने वस्तु स्थायित्वता नहीं हासिल की है, सी है जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, डी है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में सक्षम है। तो जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जाता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? वो है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। जीन प्याजे द्वारा दिए गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरणों का सही क्रम क्या है? तो फर्स्ट है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, फिर जिसे हम संवेदी चालक चरण कहते हैं, फिर जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं जो 7 से 12 वर्ष तक होता है, फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो 12 से 21 वर्ष तक होता है। तो इनके सीक्वेंस जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पहला ही है इसमें। राइट, ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। और कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस अवस्था में है वो? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो नैतिक विकास के वह खाने से पकड़ी जा रही है तो उसको ये डर है कि अगर वो खाने से पकड़ी जाएगी तो उसे सज़ा मिलेगा। ओके, तो सज़ा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के चरण में है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो जो अपने समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके जो सीखते हैं वो लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ए है अनुकूलन, बी है पूर्णबलन, सी है सांस्कृतिक परिवेश एंड डी है आनुवंशिकता। तो लेवाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है वो है सांस्कृतिक परिवेश की, क्योंकि लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। उनकी थ्योरी है सोशल कल्चर थ्योरी है। ओके, सोशल कल्चर और लैंग्वेज पे लेवाइगोस्की ने बहुत जोर दिया है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? वो कहा जाता है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे देखेंगे डिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। ए है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। बी है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। सी है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। एंड डी है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों और पर्वतों प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, उसमें ये शामिल है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है, तो वो देता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ओके, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है कि इसमें बोला गया है कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, ये जेंडर रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके, तो आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो ए है उचित समावेशन, बी है मानकीकृत प्रमूल्यांकन, सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, एंड डी है दृष्टिकोण में अनियमितता। तो विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ जो होनी चाहिए वो उचित समावेशन होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ए है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जाता है। बी है यह सीखने में होने वाले दबाव का अवलोकन करता है। सी है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। और डी है यह शिक्षकों को मानसिक मन बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ए है इसमें छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, तो ये निगेटिव है, गलत है। बी है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, ये भी गलत है। सी है छात्रों के बीच तुलना करना, ये भी गलत है, तुलना करना भी। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये क्या है कि ये गलत है कि समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, ना कि बस एक विशेष बच्चे ही उससे लाभान्वित होते हैं, तो ये गलत है। तर्क आर है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थी की जरूरतों को ही पोषित किया जाता है, तो ये भी गलत है। और केवल जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो ए है सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, बी है सामाजिक हास्याकरण भी, ये भी नहीं, सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये तीनों निगेटिव है। ओके, सामाजिक बहिष्कार निगेटिव है, हास्याकरण भी निगेटिव है और मानकीकृत पाठ्यक्रम ये भी निगेटिव है। विभेदित निर्देश देने चाहिए। ओके, विभेदित निर्देश का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझने विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। ए है व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बी है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, सी है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, एंड डी है स्पर्श सामग्री। तो शारीरिक गति विकलांगता से जूझने वाले विद्यार्थी के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का जो उदाहरण है वो है व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता है। तो गणितीय अगर गणना आ गया फ्रेंड तो वो है डिस्कैलकुलिया से। ओके, अगर आता पढ़ने में कठिनाई तो वो होता वो डिसलेक्सिया, लिखने में तो डिस्ग्राफिया। ओके, और भाषा में तो ये होता ऑटिज्म, स्वलीनता। तो इसमें है गणितीय और धारणाओं में कठिनाई है तो गुणज वैकल्प हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल क्या है। ए है विचारों की अनियमितता, ये गलत। उप के लिए उच्च सहिष्णुता, ये भी गलत। जटिलता के लिए वरीयता, इसमें जो करेक्ट आंसर है सी है। ओके, आगे देखेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। तो अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित है पुरस्कार और दंड की प्रावधान, ये गलत। बी है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, ये भी गलत है। तो अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है उसमें सीखने के तरीकों पर विचार किया जाता है। ओके, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। और साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, ये गलत है। ओके, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कथन ए कहता है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। ये क्या है? ये गलत है कि पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र नहीं होता है। ओके, और तर्क आर क्या है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। फिर पाठ्य पुस्तक है, अगर पाठ्य पुस्तक जो है निगेटिव वर्ड है। ओके, तो ये दोनों गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। ए है बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। बी है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सी एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है एंड तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है पेश किया जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं एक कथन ए कहता है मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है इसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में प्रश्न ए है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाना चाहिए। तो ये निगेटिव है। केवल निगेटिव शब्द है, सिर्फ निगेटिव वर्ड, ये गलत है। बी है केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर देने चाहिए। तो ये भी गलत है। केवल सिर्फ सी क्या है? किसी के द्वारा भी नहीं पूछे जाने चाहिए। ये तो पहले से ही गलत है। डी है छात्रों और शिक्षकों दोनों के द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ए है भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। तो ये गलत है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, ये भी गलत है। दंड के भय द्वारा भी गलत है। तो विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है फ्रेंड वो सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके जो बढ़ाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? ए सक्रिय अन्वेषण, बी अमूर्त समस्याओं पर काम करना, सी है पूछताछ और प्रयोग, एंड डी है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो इसमें चारों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो ए है सहयोगात्मक शिक्षा, बी है समावेशी कक्षाएं, सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, एंड डी है सार्थक अधिगम। तो अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक जो होता है विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो वो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तर पर बच्चे जो होते हैं नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। तो हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित है। तो ए है इसमें बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था, एंड डी है शैशवावस्था। तो किस स्तर पर बच्चे जो होते हैं खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित है, तो वो मध्य बचपन में होता है। ओके, यानी मिडिल चाइल्डहुड में। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। कथन ए कहता है कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना जो होता था उत्साह के साथ मनाया जाता था, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता था। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे विकास जो है अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, एक आयामी है, गतिशील है। तो विकास जो होता है वो गतिशील है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ए है सिर से पैर की ओर बढ़ता है, बी है पैरों से सिर की ओर होता है, सी है केंद्र से छोर तक होता है, एंड डी है बाहर से अंदर की ओर होता है। तो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभिकथन ए कहता है कि किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये करेक्ट है, क्योंकि मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। बिल्कुल करेक्ट है। मीडिया जो है ये क्या है? स्कूल, मीडिया, ये सब
जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। ओके, परिवार जो है वो क्या है, ये परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो ये क्या है कि दोनों इसमें राइट है। और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षक लगता है। वह उसे चुराने के लिए का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस चरण में है वो, तो अगर वो बुरा बालक कहेंगे तो वो उनके अनुसार जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के चरण में। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तो करेक्ट है कि चार चरण हैं इनके, और 4 चरणों के क्रम में वो एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर ही सीमित रहती है। तो ए है औपचारिक पारंपरिकता, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों की तर्कशीलता समस्या के एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर जब सीमित रहती है तो उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जीन पियाजे की सेकंड स्टेज होती है। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ए है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बी है इसमें शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। सी है शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के शुद्धिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। एंड डी है शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ए है बी.एफ. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है लेव वाइगोत्स्की एंड डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। तो ए है पाड़, बी है अनुकूलन, सी है पूर्वाभ्यास, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जो दूरी तय करने में मदद करेगा वो है पाड़, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। तो ये है उनकी प्राकृतिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि, बट उन्होंने सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को क्या किया है, शामिल नहीं किया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन की ओर बढ़ावा देगा। 4984 और 4694 का जोड़ क्या है। बी है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। एंड सी है इसमें महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। एंड डी है हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो बच्चों की विवेचनात्मक चिंतन को जो बढ़ाता है वो है कि हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड्स कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना, ये भी करेक्ट है। ए और आर इसमें दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर समता को क्या मिले, बढ़ावा मिले, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो ए है उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। बी है इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो ये गलत है, केवल निगेटिव वर्ड है। सी है इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है, वे समान स्कूलों में पढ़ सकें, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। और डी है इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। तो इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे,
सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है? तो ए है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, बी है लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, सी है तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण एंड डी है अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए जो उचित समावेशन है वो है अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। बी है बच्चों को पहचानें, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें। सी है एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें एंड डी है दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। तो समावेशी स्कूल जो होता है वो होता है विविधता को समझ, स्वीकार करें और महत्व दें। करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता क्या है? वो है विचारों की मौलिकता। ओके, अभी सारी सोच नहीं है, कार्यों को दोहराने की वरीयता भी नहीं है, विचार में केंद्रीयता भी नहीं है, लेकिन विचारों की मौलिकता जो है वो रचनात्मकता की एक विशिष्ट और पहचान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रस्ताव है, तो ये गलत है। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ओके, और सी है समावेशन केवल गलत है। समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जो है पाठ्यक्रम भी निगेटिव गलत है। समावेशन जो होता है और विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव, तो विशेष ये भी गलत है। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? ए है एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों को उत्तर निर्धारित करता है। बी है एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है क्या मूल्यांकन किया जाना है। सी है एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। डी है एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? वो है अन्वेषण और चर्चा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। ए है अनुरूपी सोच, बी है कलन विधि, सी है स्वाभानुभाविक एंड डी अनुक्रिया समुच्चय। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। आगे देखते हैं, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है पूर्व अभ्यास, बी है रटना, सी अधिसंज्ञान एंड डी है साम्यीकरण। तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? तो ए है गैर संदर्भित गतिविधियां, तो ये गलत है। बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां, ये भी गलत है। एंड सी है अर्थपूर्ण गतिविधियां एंड डी ऐसी गतिविधियां जो शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अर्थपूर्ण गतिविधियां। आगे देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो होती है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। ओके, और कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी गलत, कड़ी सजा देकर सुसाधित, ये भी गलत, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी गलत। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है। तो करेक्ट है, और क्योंकि तर्क आर है कि सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए है रुचि के कारण नया कौशल सीखना, बी है इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, सी है सजा से बचने के लिए गृहकार्य पूरा करना, एंड डी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? ए है तनाव, बी है भारी चिंता, सी है जिज्ञासा एंड डी है हीनता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जिज्ञासा। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? तो ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास, डी है शारीरिक विकास। तो सामाजिक विकास का जो पहलू है वो समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से क्या है, संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के
संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो आनुवंशिक, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, ये तीनों जिम्मेदार हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, सामाजिकरण कहलाती है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नई स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? ए है निश्चरता, बी है अनुबंधन, सी है संतुलीकरण एंड डी अनुकूलन। तो उसे निश्चरता कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें फिर इन दी ब्लैंक्स में कठिनाई आती है। तो उन्हें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में क्या होता है? कठिनाई आती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से किसे समाजी रचनावादी सिद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? तो ए है B.F. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है J.B. गिलफोर्ड एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो समाजी रचनावादी सैद्धांतिक जो हैं वो है लेव वाइगोस्की। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। यह अनुबंधन। बी है पाड़, सी है निष्क्रिय अनुकरण एंड डी है रटकर स्मरण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पाड़ है। ओके, मतलब सहारा देना एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होता है? वो होता है शिक्षक की उसमें गतिशीलता कैसी है, लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता होनी चाहिए, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए। तो चारों इसमें करेक्ट है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमतियाँ हैं। तो ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी अंतः व्यक्तिक बुद्धि एंड डी स्थानिक बुद्धि। तो इसमें संचलन करने में आलेख कौशल तर्क उनका जिनसे दो से अधिक विमतियाँ वो है स्थानिक बुद्धि। राइट आंसर डी हो जाएगा। भाषा व सोच का विकास, ए है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, सी है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है जब क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, डी है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो भाषा व सोच का जो विकास होता है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ओके, ये गलत है। बी क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, ये भी गलत है, जुड़ा है। सी क्या? एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल जो है आनुवंशिकता पे, तो केवल हेरिडिटी पे नहीं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। ओके, तो इसमें दोनों है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपनी माता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, ए जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, बी है पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, सी है जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, डी है जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा, पारंपरिक जेंडर भूमिका का पर सवाल उठाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को, ए है छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बी है समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, सी है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, डी है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना एंड डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो आकलन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि
विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है, तो ये भी सही है। ये ए और आर इसमें क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। ए है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, ये गलत। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। सी है वर्गीकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण। एंड डी है पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो समावेशी स्कूल की रचना में जो शामिल है वो है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। तो ए है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। बी है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण। सी है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा। एंड डी है स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो हस्तक्षेप रणनीति जो होती है सामाजिक तौर पर वंचित समूह के बच्चों के लिए के समावेशन में जो मदद करती है वो है कि सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है। तो वो है लेखन वैकल्प की। ओके, क्योंकि लिखने में अन्य चुनौतियाँ जो हैं वो लेखन वैकल्प है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आरओ को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, तो ये गलत है। बी है इसमें आरओ की आँखों की जाँच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। एंड सी है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेजना देना चाहिए, तो ये भी गलत है। एंड डी है आरओ की दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए, तो ये भी गलत है। आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को आरओ की आँखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। तो वो सृजनात्मकता की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में किन कौशल का विकास करना चाहिए। तो ए है समालोचनात्मक सोच का, बी है सृजनात्मकता का, सी है समस्या समाधान का, एंड और 4 है इसमें कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो इसमें सभी सही है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए कहता है सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो करेक्ट है। एंड सीखना एक दूसरे की मदद लेकर सह निर्माणीय प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। बच्चे चक्री तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, ये भी करेक्ट है। एंड डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, बट बच्चे तब नहीं सीखते जब वो रैखिक तरीके से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, और नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अर्थ बनाना सीखने का केंद्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। सी है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने को से हतोत्साहित करना चाहिए। एंड डी है बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ए है सुलझाए गए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीति को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। सी है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। डी है सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए गए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति क्या होती है। ए है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण होता है। बी है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। सी है इसमें जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना
और उसे विनियोजित टुकड़ों में याद करना। डी है अनर्थक वेधन व अभ्यास। तो एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति जो होती है वह यह होती है कि संकलनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधि पर उनका नियंत्रण है तब उसकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है बढ़ जाता है और वह एक स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने के अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी एंड डी है गर्व। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाए, सी ए हो जाएगा। बाधा जो डालती है वो चिंता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ए है शारीरिक विकास, बी है आध्यात्मिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास एंड डी है संज्ञात्मक विकास। तो बाल विकास का संवेगात्मक विकास का क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि ए है सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, बी है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, सी है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है एंड डी है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होता है फ्रेंड वो होता है कि इसमें जो सभी विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में जो होता है इसमें अंतर होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो ए है समाजीकरण व उत्संस्करण, बी है समावेशन व समायोजन, सी है अनुकूलन व समायोजन, डी है अनुकूलन व उत्संस्करण। तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका जो होता है को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा सीखते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। तो बालक में यह विशेषता जो है संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ओके, क्योंकि संवेदी चालक अवस्था जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है और उसमें बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो वो संवेदी चालक अवस्था कहलाती है और इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो है वो क्रिया करने को महत्व देते हैं। ओके, और लेव वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए होगा इसमें। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता है? तो ए है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे, सी है इसमें वह यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों को नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के होता है जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास का चरण जो होता है उसकी विशेषता जो होती है वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस स्थान को मान्यता देते हैं? ए है यह देखना, ए है इसमें कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चे जो हैं छठवां का बी हो जाएगा इसमें कि लॉरेंस कोहलबर्ग पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की पूछा है फ्रेंड, तो वो होगा कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होती है और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे, तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अभिविन्यास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किन
किस कथन को मान्यता देते हैं? तो ए है इसमें यह देखना कि वर्तमान में वस्तुओं की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बी है बच्चों को उनकी प्राथमिक क्षमताओं तक सीमित करना। सी है जब बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। एंड डी है इसमें इन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है। तो लेवाइगोस्की निम्न में से किस सिद्धांत को मान्यता देते हैं? तो इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की क्षमता से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ वो क्या कर सकते हैं, कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसे यानी सहारा दिया जाए या उसे कुछ सहयोग दिया जाए तो वो उस काम को और बेहतर कर सकता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। आगे देखेंगे लेव-वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? ए है आनुवंशिक व परिपक्व समझते हैं, बी है व्यक्तिगत व क्रियाधारी समझते हैं, सी है सार्वभौमिक व अचल समझते हैं, एंड डी है सामाजिक व भाषाधारी समझते हैं। तो लेव-वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। लेव-वाइगोस्की सामाजिक व भाषाधारित मानते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। भाषा पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ये कहते हैं कि भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, और जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। ओके, तो लेव-वाइगोस्की पहले सामाजिक व भाषाधारित मानते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। ए है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, बी है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, सी है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, डी है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो होती है वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं कि ए है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, बी है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, डी है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की बजाय एक समान क्षमता रखती है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है फ्रेंड की बुद्धि के वो अलग अलग मात्रा में बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं लेव-वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है। निजी संवाद ए है जो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, बी है विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, एंड डी है विद्यार्थियों में आत्म केंद्रियता को बढ़ाता है। तो लेव-वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद जो होता है प्राइवेट स्पीच जिसे हम कहते हैं वो है विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है, विनियमित करता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कहता है शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। ये करेक्ट है। और तर्क आर है फ्रेंड कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए। तो ए है आर्थिक, बी है क्षेत्रीय, सी है भाषाई, एंड डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो करेक्ट आंसर सब हो जाएगा इसमें। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो ए है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, बी है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए, सी है इसमें मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रत्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती है पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो केवल निगेटिव वर्ड है, प्रत्यास्मरण निगेटिव है, एंड डर तनाव क्या है, ये भी निगेटिव है। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे इस प्रश्न में बच्चों से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा की रचना कैसे कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान गलत, केवल बोध भी, ये भी निगेटिव, अभिसारी सोच, समस्या समाधान करके। ओके, अभिसारी सोच ये भी नहीं होगा। तो कौशलों का परीक्षण जो सभी बच्चों की जरूरत, रुचियां व योग्यता का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा की रचना जो करते हैं उनके समस्या का समाधान करके करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ए है लचीला समूहन, बी है उचित समायोजन, सी है विभेदित निर्देश, डी है नामीकरण व पृथकीकरण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, नामीकरण व पृथकीकरण। आगे देखते हैं विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान होता है। तो ये है शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तक, तो केवल पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड है।
बी है शिक्षा को खुद उधार देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उधार देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है शिक्षकों को केवल प्रभावी समूह, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्रभावी समूह, शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उधार देने पर, ये भी गलत है। केवल अपने ही अनुभव, तो ये गलत है। शिक्षकों को खुद उधार देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उधार देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है, वह ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है, उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है, उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो ए है छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का किताबों का प्रयोग। तो जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको छोटे अक्षर दिखाएंगे तो उसे दिखेगा, तो ये गलत है। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ये करेक्ट है। ओके। और सी क्या है? सहायक तकनीक के प्रयोग पर प्रतिबंध, ये गलत। एंड डी है शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? ए है अनुरूपता, बी है अभिसारी सोच, सी है अपसारी सोच, एंड डी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अपसारी सोच है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ होता है? पूछताछ और जांच, वेधन और अभ्यास, रटकर स्मरण, निष्क्रिय सुनना। तो वेधन अभ्यास गलत है, रटकर स्मरण ये भी निगेटिव, निष्क्रिय सुनना ये भी निगेटिव। सक्रिय जुड़ाव जो होता है फ्रेंड पूछताछ और जांच होता है। ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ए है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, एंड सेकंड है इसमें अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें तीनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधन लक्ष्य विश्लेषण में ए है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है, बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी पारंपरिक समस्या पर वापस जाते हैं, डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो साधन लक्ष्य जो होता है विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर विद्यार्थियों का ध्यान उस पर केंद्रित किया जाता है। ओके। राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत या मास्टर ओरिएंटेड स्टूडेंट के पर लागू होते हैं? ओके। तो ए है यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो ये गलत है। बी है इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, ये भी गलत है। सी है यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, ये भी गलत है। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को विकसित करती है? तो वो ए स्मरण को गलत, अनुकरण गलत, रटना गलत, अधिसंज्ञान को वो बढ़ावा दे रही है अपने। ओके। वो अपने अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। कथन ए कहता है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग से बहुत से मुहैया कराए जाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है। और सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये दोनों सही है। ओके। तो और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका को सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चे द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। शिक्षिका को बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, तो ये गलत। सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, ये भी गलत, निगेटिव है। सी है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, ये भी गलत है, निगेटिव है। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ए है सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके।
और बी है इसमें रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। सी है रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दस्त कार्य पर काम कर रही है। डी है उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ए है समाज रचनात्मक दृष्टिकोण, बी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी है मनोगतिशील दृष्टिकोण एंड डी है फ्रेंड इसमें और डी है इसमें मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।